जम्मू कश्मीर के लिए पिछली सरकारों ने और मौजूदा सरकार ने जो पैकेजेस का ऐलान किया था उसमें से कितना किस प्रोजेक्ट पर कहां इस्तेमाल हुआ है, एक एक करके हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे, उन्होंने उस वक्त जो एक खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जम्मू कश्मीर के लिए, बाद में उसमें इजाफा किया गया, उसका कितना इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद 80,000 करोड़ पैकेज 7 नवंबर 2015 को दिया गया जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के लिए, उसका कितना इस्तेमाल हुआ वो हमने आपके सामने एक एक करके रखा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर पावर सेक्टर को मजीद बेहतर बनाने के लिए जो पिछले 7-8 महीनों के दौरान नुकसान भी पावर सेक्टर को हुआ है, उसके लिए भी मरकजी सरकार की तरफ से 4,580 करोड़ रुपए का स्पेशल लोन जो है वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दिया गया है। जितना भी कर्जा इस वक्त पावर कंपनीज पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर पावर सेक्टर पर है, उसको कम करने के लिए राहत मरकजी सरकार की तरफ से दी गई है। और इस पैकेज के हिसाब से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो पीएफसी है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी, ये दोनों इन्होंने हामी भर ली है। 2290 करोड़ रुपए जो है वो स्पेशल लोन के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो पावर परचेजिंग कंपनी है, बिजली महकमा है, बिजली का शोबा है, सेक्टर है, इसके ऊपर जितनी भी इस वक्त जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी निभाते हुए जो नुकसान उठाना पड़ा, जितने भी इस वक्त कर्जा है इस वक्त पावर सेक्टर में, उसको कम करने के लिए एक राहत दी गई है। और साथ ही साथ खासतौर से जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है एनटीपीसी, इसको इस लोन में से एक बड़ा हिस्सा दिया गया है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी को दिया गया है। और ट्रांसमिशन कंपनीज जो है उनको भी 4580 करोड़ रुपए में से एक बड़ी राहत दी गई है। 4580 करोड़ में से इसे भी एक बड़ी रकम जरूर दी जानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पैकेज का ऐलान हुआ है। और इससे पहले आपको याद होगा कि मरकजी सरकार की तरफ से जो 90,000 करोड़ पैकेज का ऐलान हुआ था उसमें भी सबसे ज्यादा जो फोकस था, इस बार भी उसी पर ज्यादा फोकस हुआ है, वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर, डिस्कॉम्स पर, यानी 4580 करोड़ रुपए और स्पेशल लोन जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दिया गया है मरकजी सरकार की तरफ से, एक बड़ी राहत। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, आज एक और पैकेज का ऐलान किया गया है पावर सेक्टर को और मुस्तहकम बनाने के लिए और एक्टिव करने के लिए। ट्रांसमिशन लाइन से लेकर तमाम मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको और बेहतर बनाने के लिए, कामकाज में तेजी लाने के लिए। ये तो नए प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन साल 2004 से जो अभी एक एक करके हमने ग्राफिक्स के जरिए बताया, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से लेकर वजीर आजम मोदी तक 7 नवंबर 2015 तक की तारीख हमें याद आती है। 80,000 करोड़ पैकेज का ऐलान और अभी तक सिर्फ 49% उसमें से इस्तेमाल होता है। नए पैकेज का आज फिर से ऐलान कर दिया गया है यूटी बनने के बाद पावर सेक्टर के लिए, लेकिन पुरानों का हिसाब कौन देगा? देखिए आसिफ, ये समझदारी है हमारी साबिका रियासत जम्मू कश्मीर की कि जब हम देखते हैं कि माली मुआवनत और माली इमदाद की बातें होती हैं, तो हमने सन 96 से ही अगर हम दोबारा शुरू करें, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दोबारा हुकूमत संभाली थी तवील मिलिटेंसी के बाद, तो उस वक्त भी जो है एक माली पैकेज आया। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल साहब की हुकूमत आई तो दोबारा एक माली पैकेज की अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, किसी न किसी तरीके से उन्होंने माली मुआवनत जो है वो बरकरार रखी। और अगर आप उस माली मुआवनत का तखमीना लगाएंगे, उसका टोटल करेंगे, हजारों करोड़ रुपया जो है वो हमारे पास आ चुका है इन्हीं सेक्टर्स के अंदर, जिन्हें आप पावर कहते हैं, जिन्हें हम टूरिज्म कहते हैं, जिन्हें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से याद करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हजारों करोड़ रुपया आने के बावजूद भी जीलीडल की हालत क्या है हमारे सामने है। आबी पनाहगाहें खत्म हो रही हैं और पावर सेक्टर के अंदर जो इनकलाबी कदम उठाने की जरूरत थी, कि जितना पोटेंशियल जम्मू कश्मीर के अंदर हाइड्रो पावर का है, शायद ही किसी और रियासत के अंदर है, मगर न जाने हुकूमती इदारों और जिम्मेदारों की तरफ से क्यों उस पर तवज्जो नहीं दी गई वक्तन फवक्तन। बसूरत दीगर जो सूरत हाल अभी हमारे सामने है रियासत के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर बिजली के हवाले से, ऐसी नहीं होती। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का पैकेज भी मिला लीजिए और फिर वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब का पैकेज भी मिलाकर भी तरक्याती मंजरनामे की गाड़ी जो थी वो काफी तेजी के साथ बुलेट ट्रेन की तरह चलनी चाहिए थी, नहीं चल पाई। जब आप जमीनी सूरत हाल देखते हैं तो कभी सैलाब, कभी अलहदगी पसंदों की कॉल और कभी सियासी सूरत हाल की वजह से जो है काम नहीं हो पाया, ये सियासी पंडितों का मानना है।
जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से लेकर टेंडर होने तक और टेंडर होने से काम मुकम्मल होने तक उम्र खजर चाहिए, और यही वजह है कि प्रोजेक्ट्स कभी पाए तकमील तक नहीं पहुंचे, और अगर कोई प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुंचा भी तो उससे समझ लीजिए कि या तो वो डंडे की जोर पर चला है या वो उतना तवील या बड़ा अहम प्रोजेक्ट नहीं था जिसे पाए तकमील तक पहुंचाना था। जम्मू कश्मीर की एक मुख्तसर सी मिसाल हमारे नाजरीन को याद होगी, जब श्रीनगर के अंदर फ्लाईओवर बनाना था और संग बुनियाद रखी गई, एक डेडलाइन दी गई, फिर क्या कुछ हुआ सबके सामने और किस तरीके से वो साल तक चला, और आखिर पर गवर्नर इंतजामिया को डेडलाइन मुकर्रर करके एक के बाद एक अफसर की तब्दीली करनी पड़ी, जिसके बाद उसको पाए तकमील तक पहुंचाया गया। तो सूरत हाल हमारी रियासत की यह है कि वर्क कल्चर थोड़ा सा दरहम बरहम है, एहतिसाब कहीं पर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब आप रात को किसी को डेड होते हैं, सुबह वो कमिश्नर बन जाता है और उसी की हुकूमत में बनता है, तो सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। यही वजह है कि मरकज के अंदर जो लोग बैठते हैं, जो हिसाब किताब रखते हैं, जिनके हाथ में ये सारा कुछ चलता है, वो जब देखते हैं कि हमने 1000 करोड़ रुपया दिया लेकिन इसमें 70,000 भी खर्च नहीं हुए, तो बाकी पैसा वो फिर रोक देते हैं, क्योंकि हमारी यूटिलाइजेशन का सिलसिला जो था वो काफी लेट चला जाता था। पूरे मुल्क के अंदर यूटिलाइजेशन साथ जाती थी, हमारी लिंगरिंग ऑन हो जाती थी, और फिर वज़ीर आला को उसमें जाती मुदाखलत करनी पड़ती थी, नीति आयोग जो बना है उसके अंदर, या प्लानिंग जो साबिका हुआ करता था। तो ये सारी वजूहात हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से रियासत को चलाना है तो शायद जो और दूरियां हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का मुकाबला अब आपने दिल्ली से करना है और रियासतों से करना है, तो हमने हर एक चीज में तेजी लानी पड़ेगी, एक डेडलाइन देनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी, जो शायद आज के दिन में भी नहीं है, जिसकी वजह से सूरत हाल हमारे सामने। एक चीज और भी आखिर में जानना चाहूंगा, 2-4 अहम प्रोजेक्ट्स मेरे जहन में और भी आते हैं। ये सिर्फ उन प्रोजेक्टों की बात नहीं जिन पर ऑलरेडी काम हुआ है, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हमें कभी काम नजर ही नहीं आया। 80s का हमारे सामने रेलवे का प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर है, कुछ हिस्से तक जम्मू सूबे के अंदर काम हुआ, लेकिन जो कश्मीर को प्रॉपरली रेलवेज के साथ जोड़ने की बात थी, एक उस पर भी जरा वजाहत कीजिएगा। दूसरा, जो इस वक्त हम कुछ दिन पहले अपने प्रोग्राम में भी चलाया था, बठिंडा पंजाब फिर जम्मू से होते हुए श्रीनगर तक जो गैस पाइपलाइन जानी थी, उसका कहीं नामो निशान नहीं। हालांकि अवाम की चुनिंदा नुमाइंदे भी काम करते, लेकिन बावजूद उसके उस प्रोजेक्ट की कहीं शुरुआत हो ही नहीं पाई। उसके बाद जो इस वक्त सबसे बड़ा है, लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ना या मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ, ताकि 6-7 महीने का जो राब्ता कटता जाता है कम से कम वो उसकी बहाली हो सके। और जेड मोर टनल, जिसका मुझे जहां तक याद आता है 5 से 6 डेडलाइंस उसकी मुकम्मल हो चुकी हैं, एक और डेडलाइन रखी गई है, वो है 6 महीने बाद लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बार बार डेडलाइंस, बार बार इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है, फंड्स आते हैं लेकिन प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होते। क्या कमी जम्मू कश्मीर के अंदर रही है जमीनी सतह पर, अवामी नुमाइंदों से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और गवर्नर्स तक, या फिर दिल्ली को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो वक्तन फक्तन पैसा भेजती रही लेकिन उसका कहीं पर हिसाबो किताब नहीं, आदादो शुमार कहीं उसके पास नहीं थे? देखिए, दिल्ली जब पैसा फराहम करती है तो जरूर उसका हिसाब जो है वो रखा जाता है, चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो या आज का नीति आयोग हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसा दिया उसके बाद कोई हिसाब नहीं आया। हिसाब में गड़बड़ी स्टेट से हो सकती है, वो यूसी लेड भेजेंगे, एक का पैसा दूसरे पे लगा के आगे चलने की कोशिश करेंगे। वो हमने स्टेट के अंदर देखा है कि ए सेक्टर के लिए पैसा था वो हमने जेड के लिए लगा दिया, और जेड के लिए जो पैसा था वो एम्प्लॉयज के लिए लगा दिया, क्योंकि मजबूरी थी, पॉलिटिक्स थी। तो ये चीजें स्टेट के अंदर हो सकती है, और मरकज के अंदर जब हिसाब बनता है तो बजट बनता है तो उसमें एक प्रॉपर स्क्रीनिंग रहती है, और प्लानिंग कमीशन साबिका और आज का नीति आयोग जो है वो इस सिलसिले में काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक प्रोजेक्टों की आपने बात की, आप देख लीजिए जब संगे बुनियाद पड़ा था रेलवे का, तो ये कहा गया था कि मुल्क की सभी रियासतों के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ना एक बहुत बड़ा ख्वाब था, और उस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए उस वक्त की वजीर आज़म साहिबा ने एक संग बुनियाद रखी। और मुझे उसके बाद याद है जब काजीकुंड, जो हमारा इनर सर्विसेज इस वक्त चलती है नॉर्थ टू साउथ, काजीकुंड से लेकर बारामुल्ला तक, तो उसकी इफ्तिताह के लिए मनमोहन सिंह साहब आए थे, और यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी, और
साथ साथ वहां पर उस वक्त वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी थे और काजीगुंड के अंदर तकरीब मुनक्कद हुई थी। तो उस वक्त बजाय ये कि एम्फेसाइज किया जाता, दबाव बढ़ाया जाता कि देखिए इन वर्किंग प्रोजेक्टों को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, बात हुई ये कि देखिए जब तक इन रेल प्रोजेक्टों से, इन पुल बनाने से, स्कूल बनाने से कुछ नहीं होना है, बुनियादी मसले को हल कीजिए। तो ये एटीट्यूड जब एक सिंह वजीर आला का था तो फिर तरक्याती मंजरनामा किस तरीके से आगे बढ़ता, एक बड़ा सवाल है। तो फिर जब आप आगे इसको देखेंगे, जैसे आपने खुद कहा बठिंडा गैस पाइपलाइन, मुझे याद है सबसे पहले हमने उसको ब्रेक किया था और रमन बल्ला साहब उन दिनों रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे। श्रीनगर के अंदर मीटिंग हुई थी तो उसमें यह फैसला हुआ था कि बठिंडा से सीधे श्रीनगर, जम्मू से होते हुए श्रीनगर जो है गैस पाइपलाइन आएगी, उससे काफी ज्यादा राहत लोगों को मिलेगी। और शुरुआत भी हुई, मीटिंग्स भी हुई, टेंडरिंग का प्रोसेस हुआ, लेकिन जम्मू आते आते हम तोड़ बैठी वो सारी कंपनी, क्योंकि इतनी ज्यादा उसमें तफावत लाई गई, इतनी ज्यादा उसमें हिट्स पैदा किए गए ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, लैंड एक्विजिशन और 10 तरह की क्लियरेंस को लेते लेते आज कोई किसी को पता भी नहीं है कि वो फाइल है भी कहीं पर या नहीं है। यानी जो सरकारी खजाने से उस वक्त उस फाइल पर खर्चा हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन देगा? कोई इसके लिए जवाबदेह नहीं है। इस तरीके की बड़ी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी चीज होती है जो हेड ऑफ द स्टेट हो। अगर हम साबिका रियासत की बात करें तो जितने भी वज़राए आला हैं वो बराह रास्त इसके जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाबदेही होनी चाहिए कि क्यों वो अकाउंटेबल नहीं रह पाए, क्यों उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल नहीं बनाया। और दूसरा जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, जो सियासत के लिए काफी होती है और ऑन टोज रखने के लिए सरकार को होती है, उनकी भी गफलत है। और तीसरी जो मेरी नजर में सबसे बड़ी परेशानी है वो सिविल सोसाइटी की भी है। हम 10 तरह के मामलों में एहतजाज करते रहे, लेकिन शायद ही हमने कभी बड़े मंसूबों को लेकर एहतजाज किया हो कि ये मंसूबे अगर बनते हैं। हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक भी चली, लेकिन अंग्रेजों ने रेल भी बिछाई, वो चीजें हमारी शायद जहन में नहीं था, उस वजह से परेशानियां जो है वो हुई हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर बैठने वाले लोग हो या दिल्ली के अंदर बैठने वाले लोग हो, शायद उन्होंने पेपर वर्क इतना लंबा कर दिया कि लोग बाद में भूल ही जाते थे कि सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुई है, या उस पेपर वर्क के भी जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती थी तब तक बहुत वक्त गया होता था और नई चीजें उभर कर सामने आई होती थी। ये सारी चीजें मेरी नजर में एक परेशानी है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के सामने आज के दिन में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। और उन प्रोजेक्ट्स पर हम बात कर रहे थे जो साल 1990 या 80 में जिनकी शुरुआत हुई, कुछ के संग बुनियाद जो है वो 80 या 90 के दशक में पड़ी और आज 25-30 बरस मुकम्मल होने जा रहे, कुछ का तो नामो निशान ही नहीं। जिन पर काम शुरू हुआ है वो भी आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया और पिछले 5 सालों के दौरान भी जो हुकूमत की जानिब से बार बार पीठ थपथपाई जाती रही, मरकजी सरकार की तरफ से फंड्स भी वागुजार करने की बात हुई, लेकिन उसमें से कितना कहां इस्तेमाल हुआ है और पेशरफ्त कितनी हुई है, पुराने प्रोजेक्ट्स जहां पहले थे अब आगे कितना बड़े हैं, वो आपके सामने हमने एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए भी तस्वीर रखी कि ज़मीनी हकाइक क्या है और खुद सरकार के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, कितना पैसा आया, कितना इस्तेमाल हुआ और कितना अभी होना बाकी है, या जो वायदे खुद वज़ीर आज़म करते रहे हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वो किस हद तक पूरे करने में कामयाब हुए हैं, उस पर भी हमने तफसीली बातचीत की एग्जीक्यूटिव एडिटर के साथ। इधर मुल्क भर में ईद उल अजहा की तैयारियां और इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने जम्मू कश्मीर के अंदर भी सिविल सेक्रेटरीट में आज मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों के सरबराहान के साथ मीटिंग की, जिसमें आने वाली ईद उल अजहा मनाने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि इस मीटिंग के दौरान आज ईद उल अजहा मनाने के हवाले से बातचीत की गई। ताजरों ने अवाम को जहां मुश्किलात दरपेश हैं वो इंतजामिया के नोटिस में लाई, लेकिन ईद के मौके पर बंदिशों में नरमी बरती जाए, बिलखुसूस ताजिर पेशा अफराद उन्हें राहत मिले, इसके लिए इंतजामिया से आज गुजारिश की गई ताजिर अंजुमनों की तरफ से।
बात बनिहाल की, जहां सब जिला बनिहाल की डोली पंचायत के अवामी नुमाइंदों ने आज इंतजामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज कर नाराजगी जाहिर की और इस्तीफा देने की भी आज बात कह डाली। अवामी नुमाइंदों के मुताबिक सब जिले के सबसे बड़ी जो पंचायत है वहां पर टेस्टिंग की सहूलियात को लेकर इंतजामिया इन दिनों तजब्जुब पैदा कर रही है, जिस पर उन्हें एतराज है और मुतलका एसडीएम पर भी सवाल उठाए और मुस्ताफी होने के लिए भी ये सभी अवामी नुमाइंदे तैयार हैं। यही है एसडीएम साहब का। मैं यहाँ पे जितने भी बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं या प्रॉपर बनिहाल के लोग हैं, जहाँ पर भी जितने भी ये दुकानें बंद है, टिठार है, ऑल और मैं बोल रहा हूँ, मैं इनको आश्वासन दिला रहा हूँ, इनको यहाँ पे भरोसा दिला रहा हूँ। मैं इन लोगों के साथ में शाना बशाना खड़ा हूँ। इन अफसरों को यहाँ से हम भगाएंगे, लेकिन हम भागने वालों में से ना हम रिजाइन करेंगे। मैं अपने नायब सरपंच और पंचों से भी गुजारिश करता हूँ, कोई नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें लोगों ने जिताया, लोगों ने विश्वास दिया है, लोगों के सपोर्ट से, वोट से हम जीते हैं। हम सिलेक्टेड नहीं है, हम सिलेक्टेड ये इलेक्टेड है। तो इसलिए जो जितने भी यहाँ पे जो अनासिर पसंद है, चाहे एसडीएम साहब है, बाकी कोई जितने भी बाकी यहाँ पे ऑफिसर साहिबान है, हमारे हेल्पफुल है, शाना बशाना हमारे साथ है, लेकिन जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी। और अगरचे सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुल्क भर की जो मवेशी मंडियां हैं वहां पर हर बरस गहमा गहमी उरूज पर होती थी, ताहम इस बार हालात ने ईद की खुशियां भंग कर दी हैं। वादी में भी इसी तरह के हालात हैं। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी तैयारियां हैं। खासा जोशो खरोश नजर आता था, जहां कई खवातीन इन दिनों बाजारों में खरीदारी में मसरूफ नजर आती थी, मर्द हजरात कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ नजर आते थे। और अगरचे मुल्क के दीगर शहरों की तरह जहां पर वहां से तलाश के लिए, रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर भी लोग पहुंचते हैं या फिर अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए बेताब नजर आते हैं, ताहम आलमी वबा और लॉकडाउन के बीच इस बार ईद मुख्तलिफ अंदाज में शायद मनाई जा सकती है, जहां गहमा गहमी बहुत कम नजर आएगी। वादी के मुतअद्दिद अजला में भी रिवायती गहमा गहमी इन दिनों गायब है और कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी करने वाले लोगों ने भी आज कई शिकायतें जरूर की, क्योंकि महंगाई इन लोगों की कमर तोड़ दी है। न सिर्फ इस वक्त कुर्बानी के जानवरों को खरीदने वाले परेशान हैं, बल्कि जो खासतौर से वो लोग जो कुर्बानी के जानवरों को जो मंडियां लगाते हैं, दूर दराज इलाकों से शहर श्रीनगर पहुंचते हैं या फिर अनंतनाग के अंदर बड़ी मंडी लगती है, साउथ कश्मीर के दूसरे इलाकों के अंदर मंडियां लगती हैं, वो भी परेशान है, क्योंकि हालात ने उन्हें भी इस बार ईद मनाने का सही जो हालात हैं या फिर सही तरीके से ईद मनाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन कारोबार भी उन लोगों का बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आज लुकन रफी कस सारी गम कंगाल, ये गवर्नमेंट आय अम कर सारी कंगाल, ये रूज न कार न रूज बार कस, न पुलिस कुछ जाए बहन, न रेड वलिस, न दुकानदार दुकान खोल, सारी घर में बिहित, न कुठन मज शुर तिहित, बड़ तिहित कुठन मज नेरी कत वह कत कर लूक कुर्बान तम ये लगान चहल पहल। आने वाले टाइम में वादी कश्मीर के साथ साथ पूरे दुनिया भर में ईद उल अधा का मौका, और ईद उल अधा के मौके के साथ साथ कह सकते हैं कि कोरोना की मार जारी है। उसी कोरोना की मार को लेकर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकडाउन लिया एक फैसला, और उसी लॉकडाउन को लेकर जमीनी सतह पर लॉकडाउन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। शहर खास के इलाके ईदगाह की अगर हम बात करें, एक ऐसी मंडी जहां पर जी हां ईद उल अधा के मुकद्दस मौके पर मंडी लगती है और साथ ही साथ बेड़ों के साथ साथ खरीद फरोख्त भी होता है। मगर इस बारी कोरोना वायरस को लेकर बात करें तो वो मंडी और वैसा ही सिलसिला लगातार दिखाई दे रहा है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर धज्जियां उड़ाई जा रही है दूर दूर तक एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि बड़े बड़े दावे बुलंद करती है कि कोरोना वायरस है और साथ ही साथ रेड जोन है। तो रेड जोन के मामलात को लेकर जबकि बैरिकेड्स होने चाहिए, तारबंदी होनी चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मगर आखिरकार इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्निंग और बॉइलिंग है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग कोरोना वायरस के साथ साथ शॉपिंग में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ हो चुके हैं। ईदगाह की वो मंडी खुद ही अपना मंजर बयां करती है, जबकि सुबह शाम वहां पर चहल पहल काफ़ी ज़्यादा होती है। फिलहाल खेल कूद के मामलात और खेल कूद के मामलात के साथ साथ क्रिकेट के भी मनाजिर दिखाई देते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि ज़मीनी सतह पर अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के जो वो दावे हैं, वो दावे आखिरकार है कहाँ। बढ़ते आगे बात, जहां भारत और चीन के दरमियान हकीकी कंट्रोल लाइन पर गुज़श्ता 2 माह से फौजी तातुर बरकरार है, वहीं दूसरी जानिब शुमाली कश्मीर की सरहदों पर भी आज भारतीय फिजाइया की खुसूसी जंगी तैयारी मश्क करते नजर आए और शुमाली अजला में आज सुबह फाइटर जेट्स की जोरदार आवाजें भी अवाम के लिए कई जगह पर अवाम में खौफ हरास भी देखा गया
और जंग होगी या नहीं, इस तरह के सवालात जहन में आने लगे। सरहदी कशीदगी के बीच अवाम ने भी भारत, पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों से आज फिर अपील की कि मसले को मुज़ाकराती अमल के जरिए हल किया जाए ताकि अवाम पुरसुकून जिंदगी गुजार सके। शुमाली कश्मीर के सोपोर में असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर की कुर्सी गुज़श्ता 3 माह से खाली पड़ी है, जिसकी वजह से यहां के लोगों को मुश्किलात का सामना है। कस्बे में तैनात एडीसी को चंद माह कबल तब्दील किया गया। तब से लेकर आज तक सोपोर में एडीसी की तैनाती अमल में नहीं लाई गई और इस सिलसिले में मकामी शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता कई माह से वो एडीसी की अदम मौजूदगी से इस इलाके के अंदर 1 लाख से ज्यादा अवाम परेशान है, जहां मौजूदा वक्त में तलबा, ठेकेदार या दीगर लोग जिनको सरकारी दफातर में काम होता है वो ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अकामती असनाद की जरूरत तलबा को या दीगर लोगों को है, जिसके लिए मुतलका अफसर का होना लाजमी है। लोगों ने सुबह इंतजामिया से दोबारा मुतालबा किया कि वो सोपोर के लिए एडीसी को जल्द तैनात करें। मसपुरा शोपिया में जहां बेसहारा बच्चा मुहलिक मर्ज में मुब्तला हो चुका है, एक कसीर रकम इलाज मुआवजे के लिए दरकार है, वहीं पर बच्चे के रिश्तेदारों ने आज साहिब सरवत लोगों से अपील की कि वो इंसानी जज्बे के तहत आगे आएं, इंसानी फरीजा अदा करने के लिए आगे आएं, ताकि न सिर्फ फर्ज अदा किया जाए बल्कि कीमती जान को भी जाया होने से बचाया जा सके। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह बच्चा, जिसे वालिदैन इस वक्त अलग कर चुके हैं, इसके रिश्तेदार इसे संभाल रहे हैं, आज साहिब सरवत लोगों से या इंतजामिया से माली इमदाद की भी मांग की गई। जनूबी कस्बा तराल की चिव इलर इलाके में आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ मकामी आबादी ने नाराजगी का इजहार किया। मज़कूरा इलाके में महकमे की जानिब से तामीर किए गए वाटर रिजर्व को आज कई बरस गुजर जाने के बाद भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका और मकामी लोगों ने महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाए, जहां उनके मुताबिक मौजूदा हालात में भी इलाके की एक वसी आबादी पीने के पानी से की किल्लत से मुश्किलात से दोचार हुए। लोगों ने महकमा जल शक्ति के आला हुकाम से अपील की कि मंसूबे को तकमील तक पहुंचाकर फौरी तौर उन्हें राहत पहुंचाई जाए।